वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत ही अब हम जिन पॉइंट्स की चर्चा करेंगे वो है स्ट्रक्चर, टीचर एंड स्टूडेंट एंड डिसिप्लिन। स्ट्रक्चर, संरचना या संगठन भी हम इसको कह सकते हैं। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था दो स्तर पर पाई जाती है, यानी शिक्षा व्यवस्था के दो स्तर थे, प्राथमिक शिक्षा और दूसरी है उच्च शिक्षा। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता था तो विद्यारंभ संस्कार के बाद बच्चे की गृह शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। इसका मतलब है प्राथमिक शिक्षा घर में ही दी जाती थी। अब ये इसकी जो विद्यारंभ संस्कार किस तरह से होता था, इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। ये संस्कार, कुछ विद्वानों ने तो इसको अक्षर स्वीकरणम शब्द का भी प्रयोग किया है, यानी वो इस संस्कार के समय बालक को अक्षर ज्ञान कराया जाता था, इसलिए इसको अक्षर स्वीकरणम शब्द भी दिया गया है इस संस्कार को। इस संस्कार में बालक पहले सरस्वती वंदना करता था, विनायक या अपने परिवार के देवताओं की उपासना करता था। उसके बाद गुरु उससे वर्णमाला के अक्षरों को लिखवाता था। गृह शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा वर्ण के क्रम के अनुसार ब्राह्मणों को 8 वर्ष तक दी जाती थी। उनकी शिक्षा ब्राह्मण बालकों की 8 वर्ष तक शिक्षा ये चलती थी, क्षत्रिय की 11 वर्ष तक और वैश्य की 12 वर्ष तक की। 12 वर्ष तक की अवस्था तक ये प्राथमिक शिक्षा चलती थी। और इस शिक्षा में माताएं बच्चों को वैदिक मंत्रों का उच्चारण सिखाती थी, उसका अभ्यास कराती थी, लेखन पठन की शिक्षा दी जाती थी, प्रारंभिक व्याकरण बताया जाता था, गणित, छंद शास्त्र इत्यादि सिखाती थी तथा किस्से कहानियां सुनाती थी। तो इस तरह से प्राथमिक शिक्षा में किस संस्कार के द्वारा इसमें प्रवेश लेते थे बच्चे, और खास तौर पर ये सभी जातियों के बालक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। अच्छा, अब दूसरा स्तर जो आता है वो है उच्च शिक्षा। चूंकि जब वो गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करता था, गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा प्राप्त करता था, तो गुरु के पास जाने के लिए पहले उसका एक संस्कार होता था जिसको कहते हैं उपनयन संस्कार। इसका अर्थ है पास ले जाना, अर्थात वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र को गुरु के पास ले जाया जाता था। इसमें गुरु पहले बालक को सावित्री मंत्र या गायत्री मंत्र का उपदेश देता था और उसके बाद उसे शिक्षा देना प्रारंभ करता था। धीरे धीरे सामाजिक प्रगति के साथ साथ शिक्षा के विषयों की संख्या में वृद्धि होती चली गई
और केवल गुरुगृह ही नहीं बल्कि अलग शिक्षा संस्थाओं की भी आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इसके लिए आगे चलकर विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना भी की गई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों का था। इन जातियों के बालक सामान्य रूप से जब ब्राह्मण जब 8 साल के हो जाते थे और क्षत्रिय 11 साल के और वैश्य 12 साल के, क्योंकि इससे पहले तो उनकी प्राथमिक शिक्षा घर पर चलती थी। और जब ये ब्राह्मण 8 साल के, क्षत्रिय 11 साल के और वैश्य 12 साल की आयु के हो जाते थे, तब वो शिक्षा संस्था में या गुरु के गृह में प्रवेश करते थे। और साहित्य एवं धर्मशास्त्र के अध्ययन की अवधि 10 वर्ष और एक वेद के अध्ययन की अवधि 12 वर्ष की थी। यानी इतना समय लगता था उनको ग्रहण करने में, शिक्षा ग्रहण करने में, पर्टिकुलर किसी एक विशिष्ट विषय में। यानी और इसके लिए भी एक वेद की शिक्षा प्राप्त करने का समय 12 वर्ष था। यानी एक वेद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष व्यतीत करने पड़ते थे। दो वेद की शिक्षा, दूसरे वेद की शिक्षा समाप्त करने का समय 24 और तीसरे वेद की 36 और चौथे वेद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 48 साल। तो इस तरह से देखिए कितना समय, चारों वेदों की शिक्षा उसमें शिक्षा प्राप्त करने में कितना समय, उनकी कितनी आयु, उनके जीवन के कितने वर्ष लग जाते थे। इसके अलावा धर्म और साहित्य की शिक्षा में 10 वर्ष का समय लगता था। और जब एक वेद की शिक्षा 12 वर्ष तक अध्ययन करते थे तो उनको स्नातक की उपाधि दी जाती थी। जब 2 वेद की शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, यानी जब 24 साल तक, यानी 2 वेद वो शिक्षा ग्रहण करते थे, तब उनको उपाधि मिलती थी वसु। और जब 3 वेद की शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, रुद्र की उपाधि मिलती थी। और जब 4 वेद की शिक्षा प्राप्त कर लेते थे तो उनको आदित्य नाम की उपाधि मिलती थी। तो इस तरह से जो आदित्य होते थे, तो सोचिए उन्होंने 4 वेद तो अध्ययन किए, लेकिन हर वेद को 12 वर्ष भी दिए। तो 48 साल उन्होंने चारों वेद अध्ययन करने के लिए उनके खर्च हुए। तो तब जाकर उनको आदित्य की उपाधि प्राप्त होती थी। और जब वो अपनी शिक्षा समाप्त कर लेता था तब उनका एक संस्कार होता था, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार, समावर्तन का अर्थ है घर लौटना। जब छात्र गुरु गृह से लौटकर अपने घर जाता था और तब वो ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो जिस दिन ये संस्कार होता था उस दिन दोपहर के समय छात्र स्नान करके, नए वस्त्र धारण करके गुरु के सामने उपस्थित होता था और गुरु उसे तमाम उपदेश देता था, जिसको समावर्तन उपदेश भी कहा जाता है। जैसे, हे शिष्य, सर्वदा सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना, यानी कभी भी आलस नहीं करना, जो अच्छे कार्य हमने किए हैं तुम उनका अनुकरण करना, श्रद्धा से दान देना, तुम्हें हमारा यही आदेश है, यही उपदेश है। तो इस तरह का उनको उपदेश मिलता था और उन उपदेशों का उनको आजीवन पालन करना पड़ता था। अब हम तीसरी बात करते हैं कि पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होता था। जैसा कि हमने
पाठ्यक्रम बताने में बताया था कि केवल जब हम वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम की बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि दो प्रकार का पाठ्यक्रम, दो प्रकार की विद्या थी, पराविद्या जिसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं और दूसरी अपराविद्या यानी लौकिक ज्ञान, दोनों को स्थान दिया गया था। और हमने ये भी बताया था कि पराविद्या के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं और अपरा के। तो पराविद्या के अंतर्गत वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद, आध्यात्मिक विषय और अपरा के अंतर्गत तमाम लौकिक विषय, इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि सारे लौकिक विषय होते थे। तो हाँ, पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा था ये हमने बताया। नेक्स्ट, शिक्षण विधि। शिक्षण विधियां किन किन विधियों को अपनाया जाता था, यह भी, इसकी चर्चा भी हम शिक्षण विधि के अंतर्गत कर चुके हैं। इसमें हमने आपको जैसा कि बताया था कि एकांत में पाठ्य विषय का मनन करना, चिंतन करना, स्वाध्याय करना, पुनरावृत्ति करना, प्रवचन, शिक्षण विधि के अंतर्गत जो गुरु अपनाते थे वो होता था प्रवचन, व्याख्यान, शास्त्रार्थ, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर आदि शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। और परीक्षा कैसे होती थी ये हम आपको बताएं। शिक्षा जब समाप्त हो जाती थी तो छात्रों की मौखिक परीक्षा होती थी। इसके लिए छात्रों को विद्वानों की सभा में उपस्थित होना पड़ता था, जहां उन्हें विद्वानों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे। और परीक्षा में अगर उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को उपाधियां दी जाती थी। तो वो तो हमने आपको बता दिया कि किस तरह से एक वेदों का अध्ययन करने वाले को किस किस तरह की उपाधियां मिलती थी। अब शिक्षा संस्थाएं, हमने आपको शुरू से ही बताया कि चूंकि सामाजिक प्रगति होती चली गई और वैदिक कालीन जो शिक्षा है बहुत, ये 2500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक इसका समय है। 2500 ढाई हजार बीसी से लेकर 500 बीसी तक, यानी 1500 सालों का ये इतना लंबा समय है। तो 1500 में बहुत परिस्थितियां बदलती गई। प्रारंभ में तो गुरु के गृह में ही शिक्षा ग्रहण करते थे, उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन फिर सामाजिक प्रगति के साथ साथ विशिष्ट विद्यालयों की भी स्थापना की गई। तो अनेक प्रकार की शिक्षा संस्थाएं भी उस काल में देखने को मिलती हैं। जैसे इसमें मुख्य रूप से 10 तरह के शिक्षा संस्थाएं वैदिक काल में देखने को मिलती हैं। पहली है टोल। टोल में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी और इस टोल में एक शिक्षक होता था। दूसरा है चरण। चरण में वेद के एक अंग की शिक्षा दी जाती थी और एक चरण में एक शिक्षक होता था। फिर तीसरी जो संस्था है वो है घटिका। घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी और एक घटिका में अनेक शिक्षक होते थे। अब इसी तरह से जो चौथी संस्था है वो है परिषद। परिषद में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी और लगभग साधारणतः 10 शिक्षक होते थे एक परिषद में। नेक्स्ट है गुरुकुल। ये तो आपको पता ही है कि गुरुकुल में वेदों, साहित्य और धर्मशास्त्र इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी और एक गुरुकुल में एक ही शिक्षक होता था। नेक्स्ट संस्था है विद्यापीठ। विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी और एक विद्यापीठ में अनेक शिक्षक होते थे। नेक्स्ट है विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालय में किसी एक विशिष्ट विषय की शिक्षा दी जाती थी। जैसे वैदिक विद्यालय में वेदों की शिक्षा दी जाती थी, सूत्र विद्यालय में यज्ञ, हवन इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी और एक विशिष्ट विद्यालय में केवल एक ही शिक्षक होता था। नेक्स्ट है मंदिर महाविद्यालय। जब किसी मंदिर से संबंधित
महाविद्यालय होता था तो उसको मंदिर महाविद्यालय कहते थे, और इन विद्यालय में धर्म, दर्शन, वेद, व्याकरण इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। और एक मंदिर महाविद्यालय में अनेक शिक्षक होते थे। नेक्स्ट नवा जो संस्था है वो है ब्राह्मणीय महाविद्यालय। इस महाविद्यालय को चतुष्पथी कहा जाता था क्योंकि इसमें चारों विषय शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, अर्थात यानी 4 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। वो कौन से थे? दर्शन, पुराण, कानून और व्याकरण। और एक ब्राह्मणी विद्यालय में केवल एक शिक्षक होता था। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय। तो उच्च शिक्षा की कुछ संस्थाओं ने आगे चलकर विश्वविद्यालय का भी रूप ग्रहण कर लिया था, और इनमें धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त वाणिज्य, चित्रकला, चिकित्सा शास्त्र आदि की भी शिक्षा विभिन्न शिक्षकों द्वारा दी जाती थी। तो इस तरह से शिक्षा संस्थाओं के बारे में हमने बताया कि उच्च शिक्षा की कौन सी। तो उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के बारे में हमने आपको डिटेल में समझाया। और प्राथमिक शिक्षा तो घरों में दी जाती थी बच्चों को, परिवार के द्वारा, या किसी भी कोई गुरु आके पढ़ा जाता था। और खास तौर पर बालिकाओं को गुरु घर में पढ़ाने आ जाते थे या माता पिता के द्वारा दी जाती थी। और उच्च शिक्षा गुरुकुल में और आगे चलकर इन संस्थाओं में शिक्षा दी जाती थी। इन दोनों स्तरों पर, प्राथमिक और उच्च स्तर पर किस तरह का पाठ्यक्रम था, कैसी शिक्षण विधियां थी, ये भी हमने आपको, और उच्च शिक्षा में तो किस तरह परीक्षा